ये देखिए, आज हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्या, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ये है, या इसको कोई नॉमिक वैल्यू ले लीजिए 3 और दूसरा वेक्टर ये 4 है, तो ये जो होगा ये वेक्टर 3 + 4 के बराबर होगा। इसका अर्थ 7 नहीं समझना है। ये वेक्टर 3 और वेक्टर 4 को ऐड करने से वेक्टर 7 भी हो सकता है, पर ये वेक्टर 3 और वेक्टर 4 को ऐड करने से वेक्टर 7 ही होगा। ये बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बहुत जरूरी नहीं है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। इसी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड, नॉमिकल वैल्यू पता लगाने के लिए हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। मतलब सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर 6 न्यूटन और 4 न्यूटन को ऐड करना है तो वो क्या 10 न्यूटन होगा या फिर कुछ और होगा, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, प्रॉपर मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इसके विषय में अभी तक हम लोग को पता नहीं है। अभी तक हम लोग जो सब्ट्रैक्शन का या फिर एडिशन का, जो ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ के मेथड सीखा, जिसमें हम ज्योमेट्रिकली ऐड करना सीखा, उसमें हम मैग्नीट्यूड के बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं। आज लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में हम पता लगाना सीख जाएंगे। कैसे, देखते हैं। ये एक वेक्टर है बच्चों, और ये दूसरा वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम रख दीजिए ए और इस वेक्टर का नाम रख दीजिए बी। अब इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ कर दीजिए और इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ कर दीजिए और डायगोनल को मिला दीजिए। ये सारी बात हम लोग जानते हैं कि डायगोनल कौन सा मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। हेड हेड वाला नहीं मिलेगा, टेल हेड वाला मिलेगा। इसको हम a + b कह सकते थे, कोई गलती नहीं है, क्योंकि a + b होता ही है। लेकिन हम इस a + b का एक नया नाम रख देते हैं r। रिजल्ट का जैसा कि मतलब ही होता है दो के एडिशन का इफेक्ट। दो ऐड करें तो उसका नॉमिकल इफेक्ट क्या होगा, उसका नॉमिकल वैल्यू क्या होगा, उसकी सांख्यिक मान क्या होगा, ये जानने के लिए तो हम इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे, और जिसके माध्यम से हम ये पता लगा पाएंगे कि किसी दो वेक्टर को ऐड करके उसके मैग्नीट्यूड की जानकारी कैसे दी जाए। इसको मान लो बच्चों OA है, और इसका नाम मान लो OB है, और यहां पर मान लो C है। यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दो और इसका नाम रख दो D। अगर ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और ये जो है एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यह फिगर आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आज हम ए, बी और थीटा में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जिससे कि अगर हम ए, बी और उसके बीच का एंगल थीटा मालूम रहे तो हम ये बताने में सक्षम हो जाए कि उसकी एडिशन करने के बाद मैग्नीट्यूड कितना होगा। कैसे पता लगाएंगे, पहले हम कुछ कंसीडरेशन कर लेते हैं। कंसीडर OA = वेक्टर ए, इसका एक नया नाम देते हैं OB वेक्टर B, है ना। एंड सपोज एंगल बिटवीन A and B is theta. Then we have
to find resultant of A and B। हमने कहा मान लीजिए ओ ए को ए वेक्टर मान लें, ओ बी को बी वेक्टर मान लें और उसके बीच का एंगल थीटा हो, तो हम ए और बी का रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं, मतलब परिणाम निकालना चाह रहे हैं, मतलब दोनों वेक्टर को ऐड कर करके उसकी नॉमिकल वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना चाह रहे हैं। इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्टिव वर्क किया है, वो हमने ये किया है, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ओडी। ये ओडी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के पीछे रीजन क्या था, क्या लॉजिक है, क्या क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। तो इसको पहले आपको समझाना चाहते हैं कि देखो, अगर इसको हम ड्रॉ कर दिया ऐसा परपेंडिकुलर, तो हमारा ओ डी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल। इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ओसी हमको निकालना है यानी आर, तो हम कह सकते हैं ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो हमारा ओसी आर के टर्म में फाइंड आउट हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी इसमें एक परेशानी लेकिन आएगी, हमको है ओडी स्क्वायर करना, जबकि हमको ओ से लेकर के ए तक मालूम है, ए डी मालूम नहीं है। फिर हमको मालूम करना है सी डी भी मालूम नहीं है। तो नहीं हमको मालूम है ए डी और नहीं हमको मालूम है सी डी। इसलिए सबसे पहले ट्रायंगल ए सी डी को फोकस करके ए डी और सी डी का वैल्यू थीटा और बी के रूप में निकाल लें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एक साइड और एक थीटा एंगल दिया रहे तो उसके किसी भी साइड को पता किया जा सकता है। यहां पर बता दीजिए, यह राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसके एक एंगल हमें मालूम है थीटा और एक साइड भी हमें मालूम है बी, तो हम इसे पता कर सकते हैं और इसे भी पता कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ACD cos theta is equal to AD upon B, AD is equal to B cos theta। फिर sin theta again from triangle ACD sin theta is equal to CD upon B, CD is equal to B sin theta। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इस ट्रायंगल का सहारा लेकर के AD और CD को क्यों फाइंड किया। आगे के आप जब स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OCD, ये OC स्क्वायर OD स्क्वायर CD स्क्वायर। OC को क्या लिखेंगे आप, R स्क्वायर। OD को क्या लिखेंगे आप, OA प्लस AD का स्क्वायर। CD को क्या लिखेंगे आप, CD स्क्वायर। OA की जगह पर A लिख दें, AD की जगह पर B cos थीटा यहां से पेस्ट कीजिए। देखिए आवश्यकता आ गया, क्योंकि हमको यहां से यहां तक ही वैल्यू पता था, लेकिन हमने लिया ट्रायंगल OCD,
तो हमको ये पूरी वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने OD लिखा OA प्लस AD। OA की जगह पर A और AD की जगह पर क्या, AD की जगह पर आपके पास आया B cos थीटा, तो इसको लिख दीजिए A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, और CD की जगह पर क्या लिख देंगे, B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब आप इसको A प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दीजिए और इसको तो फिर स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, यानी हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB पर ओपन कर दिया, ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2AB कॉस थीटा, और ये हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, इसमें और इसमें B स्क्वायर कॉमन आ गया बच्चों, तो आप इसको ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से 2AB कॉस थीटा। ऐसा आप सभी पढ़े हो बचपन में, 10th में आई भी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसलिए R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा, और फिर R इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मेट हो गया रिजल्टेंट का। मतलब बच्चों कि अगर आपको 3 और 4 दो वेक्टर को जोड़ना है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है कि वो ऐड हो करके कितना आएगा, उसको ऐड करके कितना होगा, तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग इस तरह की बात नहीं करते थे। 3 4 को जोड़ना है तो सिंपली बोलते थे 3 + 4 = 7, और कुछ नहीं बोलते थे। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos थीटा कर देंगे, तब जा करके ये एडिशन हो करके पता चल पाएगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। यानी यहाँ पर R निकालने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल करना है। तो आपको पता ही है कि वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बाकी स्केलर के ऑपरेशन से क्वाइट डिफरेंट है, मुश्किल है, अलग है, कॉम्प्लेक्स है। इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा फॉर्मूला हमारे सामने दिखाई दे रहा है। एक बात तो हम लोग को अब समझ में आया। अभी फिगर को हम रहने देते हैं और बाकी चीज को डिलीट करते हैं थोड़ा स्पेस के लिए, क्योंकि फिगर का भी एप्लीकेशन है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है, R = A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा और इसका रूट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। रिजल्टेंट का मतलब दो वेक्टर को ऐड करके मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालने का फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो वो एक्चुअली कितना होगा वो निकालने का फॉर्मूला है। बस यही बात है। वो 5 होगा, 4 होगा, एग्जैक्ट यहां से निकल जाएगा। इसके बारे में एक हम स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, ये स्पेशल केस फर्स्ट,
व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1। बच्चों आप सभी को पता होगा 9th-10th में तो सिर्फ इतना ही पता होता है, 0 से लेकर 90 तक वैल्यू सबका पता होता है, पर 11th-12th में आप 360 में किसी वैल्यू को जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको पता कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि cos 0 का वैल्यू 1 जो कि मैक्सिमम है, और cos की मिनिमम वैल्यू 90 बराबर 0 मत कहिएगा, cos की मिनिमम वैल्यू -1 होता है जो 180 डिग्री पर होता है। तो आप इसको मैथ में निकालना सीख जाएंगे कि cos बड़े एंगल को कैसे निकालते हैं, किसी साइन को भी बड़े एंगल कैसे निकालते हैं। 9th-10th में तो सिर्फ 90 तक पढ़ना है, पर 11th-12th में मैथ्स में पढ़ना है, आप सीख जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो इस समय रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर p स्क्वायर 2ab cos 0, यानी r मैक्सिमम हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, दिस इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b। ये आर मैक्सिमम हो गया। मतलब दो वेक्टर को आप ऐड करोगे तो इससे बड़ा रिजल्ट आपको नहीं हो सकता, a प्लस बी से बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि cos का हमने मैक्सिमम वैल्यू ली। क्यों? क्योंकि ये रिजल्टेंट के फॉर्मूला को देखिए जो है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका मतलब ये cos के एंगल पर डिपेंडेंट है। तो यानी r मैक्सिमम हो गया a प्लस बी। एक बात तो पता चला हम लोग को। केस सेकंड केस, when theta is equal to 180 degree, cos 180 is equal to -1, r minimum रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos 180 डिग्री। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस बी। तो बच्चों cos 180 डिग्री जब होगा तो मिनिमम रिजल्टेंट होगा a माइनस बी। इसका मतलब दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो इससे कम वैल्यू नहीं आ सकता, और दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो इससे अधिक वैल्यू भी नहीं आ सकता। सो ये हुआ r मिनिमम का वैल्यू, यानी r मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी। ये स्पेशल है, ये हमें लोग को याद रखना चाहिए। बहुत सारे सवाल डायरेक्ट इससे बन जाता है कि मैक्सिमम a प्लस बी और मिनिमम a माइनस बी होगा। ये दो चीज देखा मैंने। अब वेक्टर को ये जो फॉर्मूला आप सीखे, इस फॉर्मूला के माध्यम से आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। परंतु वेक्टर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन देना सफिशिएंट नहीं होगा। मैंने बहुत पहले बताया आपको कि वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इंफॉर्मेशन देना आवश्यक होता है। इसलिए हम ये पता कर लिए कि a और b को ऐड करेंगे तो वो ऐड करके जो आएगा, जिसका नाम हमने r रखा, उस r की वैल्यू कितनी होगी तो वो ये होगा। लेकिन ये r का डायरेक्शन क्या होगा ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। Let the resultant max angle alpha with vector a। मान लो कि रिजल्टेंट जो है वो a से अल्फा एंगल बना रहा है।
तो डायरेक्शन कैसे देंगे आप? tan अल्फा इज इक्वल टू CD अपॉन AD। tan अल्फा इज इक्वल टू CD के जगह पर आप क्या लिखेंगे? B sin थीटा। पहले हमने पता किया था इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू थी क्या? B sin थीटा। इसकी वैल्यू क्या थी? B cos थीटा। AD का ये वैल्यू, तो आप इससे क्या कर सकते हैं? CD हो गया B sin थीटा और बटा में आपको क्या लिखना है? tan अल्फा बराबर CD बटा OD, सॉरी ये OD होगा, तो OD का वैल्यू क्या हो जाएगा? A प्लस B cos थीटा। ऐसा tan अल्फा बराबर हमारे पास जो हो गया डायरेक्शन देने का तरीका, वो हो गया B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इससे आप डायरेक्शन दिया करेंगे और r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से आप मैग्नीट्यूड बताया करेंगे। तो ये आपके पास दो फार्मूला हुआ, एक डायरेक्शन का और दूसरी मैग्नीट्यूड का। ये आपके पास दो फार्मूला हो गया। तो आपको ये दोनों फार्मूला को रिमेंबर रखना होगा बच्चों अच्छे से। अच्छा, अब एक बात और है कि इसको याद कैसे रखेंगे। एक थोड़ा सा छोटा सा टेक्निक अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप कि अगर जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ अल्फा बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाया यानी ए के साथ, उसमें साइन कॉस नहीं आता है, देखिए नहीं है, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसमें साइन और कॉस आता है, मतलब बी के साथ साइन और कॉस दोनों आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे देता हूं मिसाल, तो आप समझ जाएंगे कि मान लीजिए कि ये दो वेक्टर रहता और ये 3 होता और ये 4 होता, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री होती और यहां से ये रिजल्टेंट कहलाता और ये वैल्यू अल्फा होता। तो अगर आप tan अल्फा लिखते तो क्या होता? तो चूंकि 3 के साथ बन रहा था तो 3 को आप छोड़ दें। कैसे बोला? a के साथ बन रहा है तो 1 आप छोड़ दें, b को पकड़े तो यहां 4 को पकड़े, 4 sin 60 अपॉन 3 साइलेंट 4 cos 60, ऐसा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये है बच्चों, आज हमने मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर को ऐड करके मैग्नीट्यूड कितना होगा वो उसका मैग्नीट्यूड को निकालने का एक फॉर्मूला को डिराइव किया। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है। फिजिक्स में डेरिवेशन ऐसा बहुत मिलेगा जिसमें हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, और डेरिवेशन भी एग्जाम्स में 11th या 12th के एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट होता ही है, इसे अच्छे से समझना ही चाहिए। अब एक बात बताते हैं आपको, इस पे रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला मिला वो तो हमारे सामने अभी पता चला, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि जब मैं शुरू किया वेक्टर पिछले लेक्चर में, तो मैं बता रहा था आपको कि देखो वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर ऑफ एडिशन। तो ये हम क्यों बोल रहे थे, और मैंने उसका एक सुटेबल एग्जाम्पल भी आपके सामने पेश किया था कि देखो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, जिसमें डायरेक्शन भी है, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करने के कारण उस इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर कैटेगरी में रखना पड़ा। कैसे? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, या फिर हम ये कहना चाहते हैं आपको कि हमने भले रिजल्टेंट निकालना सीख लिया, हमने भले पैरेललोग्राम सीख लिया, हमने भले ट्रायंगल लॉ से एडिशन करना सीख लिया, पर क्या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे आम जीवन में इस तरह का एडिशन होता है? अगर हां तो कहां होता है? कहे थे कि
हमने वेक्टर के जो 3 कंडीशन बताया, जैसे एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो वेक्टर ऐड करना सीखा पैरेललोग्राम लॉ से, ट्रायंगल लॉ से, इसका एप्लीकेशन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं है? और अगर है तो वो कहाँ है? तो आपको लगता होगा कि बस वैसे ही सीख रहे हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ से होगा हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन नहीं, फिजिक्स तो बिना हैपनिंग के कुछ होता ही नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल। ये एक बकेट है, ये एक बकेट है। देखिए एक बकेट हम बना रहे हैं ऐसा, सॉरी, ये एक बकेट है और इसके 2 कुंडी होता है, आप जानते ही हैं। अब यहाँ से एक रस्सी से पुली से खींचा जा रहा है और यहाँ से भी एक रस्सी से ऐसे पुली से खींचा जा रहा है। अब मेरा सवाल है कि एक तो इधर फोर्स लग रहा होगा रस्सी के द्वारा, एक इधर लग रहा होगा, तो ये बकेट इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा या बीच से जाएगा? आप इसको प्रैक्टिकल अनुभव करके देख सकते हैं कि जब दोनों पुलियों से रस्सियों को ऐसे खींचा जाएगा तो ये बकेट न इस तरफ जाएगा न बकेट इस तरफ जाएगा, बकेट बीच में जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसको हम दिखाते हैं। इस धागा को ऐसे बना देते हैं, इस धागा को ऐसे बना देते हैं और फिर इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं और फिर डायगोनल बनाते हैं। तो यही वजह है यहां भी पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनेगा और ये डायगोनल बन जाएगा। अगर ये फोर्स F1 है और अगर ये फोर्स F2 है तो ये जो आएगा वो F1 प्लस F2 होगा। इन दोनों फोर्स ऐड होकर के जिस दिशा में काम कर रहा है वो F1 प्लस F2 है। इसलिए वास्तव में हमने जो वेक्टर कंडीशन का रूल सीखा है पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, उसे सही में फॉलो करता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस धागा पर फोर्स लग रहा है, इस धागा पर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो किया। अगर दोनों फोर्स जुट करके इस दिशा में काम नहीं करता तो बकेट ऐसे नहीं जाती, बकेट या तो ऐसे जाती या फिर बकेट ऐसे जाती। बकेट इस तरह से क्यों गया, इसके पीछे क्या कारण था? बस इतनी सी बात है, क्योंकि वेक्टर बकेट ने ना एडिशन के नियम को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स 2 लग रहा था। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पैरेललोग्राम नियम से फॉलो किया। इसका मतलब है कि हमारे आम जीवन में जितनी तरह के फोर्सेस ऐड हो गए वो पैरेललोग्राम के रूल से ही होंगे, वो ट्रायंगल के रूल से होंगे, वो पैरेललोग्राम रूल से होंगे। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए। इस वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इस वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब इन दोनों को भी मैं रिजल्टेंट निकालने का प्रयास करता हूं, यहां भी पैरेललोग्राम बनाने का प्रयास करता हूं और यहां भी मैं कहता हूं कि ये I1 प्लस I2 हो गया। तो क्या ये सही है कि इस वायर में करंट इधर जाए और इस वायर में करंट इस तरफ जाए और ये दोनों करंट मिलकर के इस दिशा में जाए? ये सही है? क्या ये भी पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेगा? आंसर है नो। क्यों? कारण सुनिए। क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक कोई वायर नहीं है और बिना वायर के करंट नहीं हो सकता है। हालांकि यहां से लेकर के यहां तक कोई धागा नहीं है, लेकिन बिना धागा के बकेट गया, लेकिन बिना वायर के करंट तो नहीं जा सकता ना। क्या आप देखें अपने आम जीवन में? इसका मतलब तो हवा में भी अगर करंट चलता तो कोई भी आदमी कहीं रहता उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, और अगर करता तो आप देखते होंगे खास करके ग्रामीण इलाकों में वायर का जाल बिछा रहता है। ये पोल है, एक वायर मान लो इधर से आ गया, एक वायर मान लो इधर से आ गया और इस दोनों का रिजल्ट ऐसे बना दो। अब ऐसे हवा में करंट जा रहा है, किसी किसान को क्या मालूम कि हमें किधर से जाना चाहिए, रिजल्टेंट किधर से जाएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल किधर होगा और उस दिशा में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, इसलिए उस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए। तब तो हवा में चलते चलते किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक कहीं भी लग सकता था
और फिर चलने के लिए हमेशा पैरेललोग्राम हर पॉइंट पर बनाना पड़ता। क्या ऐसा पॉसिबल था? अगर पॉसिबल भी था तो सिर्फ फिजिक्स वाले चल पाते, ये केमिस्ट्री वाले को क्या होता, ये मैथ वाले को क्या होता, किसी और सब्जेक्ट वाले तो वो कर भी नहीं पाते, तो क्या कुछ ही लोग चल पाते? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया। इसलिए जिस समय हमारा इंट्रो शुरू हुआ था फिजिक्स में, मैं कहा था वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर ऑफ एडिशन। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, पर वो वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से उसे स्केलर कैटेगरी में रखना पड़ा, और वो है इलेक्ट्रिक करंट। मैं बोला था कि जब हम आगे एडिशन के रूल्स को सिखा देंगे तो हम आपको ये दिखा देंगे अपनी आंखों से कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज आपके पास तक पहुंच गया होगा और आप समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल करने का टेक्निक समझाएंगे।